एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी टेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्द होने वाला है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका रहती है वो उस एग्ज़ाम से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रहते हैं वो रहते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि यूपी टेट से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी क्वेश्चन पेपर को आप एक बार डाउनलोड कर लीजिए, उसको देखिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, जिससे आपको एक पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। अगर आप लोगों को जो पीडीएफ है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की उसको डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमको कमेंट करिए। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो सभी आप लोगों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे, उनको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूपी टेट की सिलेबस की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई भी एग्ज़ाम आप लोग देते हैं सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि उसका सिलेबस क्या है, यानी कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी और आपको किस किस चीज़ को बहुत ही डीपली या बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। देखिए, सिलेबस रहता है लेकिन सिलेबस में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो भी जानना बहुत ज़रूरी है कि किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, संभावनाएं रहती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। जो यूपी टेट का सिलेबस यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें सबसे ज़रूरी बात ये है कि जितना भी सिलेबस यहाँ पे आपको बताया जाएगा, किसी भी सिलेबस या किसी भी टॉपिक से संबंधित आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमको कमेंट करिए, चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो या फिर किसी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक हो। अगर आपको किसी में कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करिए, उस सब्जेक्ट की या उस टॉपिक की पूरी जो अच्छी से तैयारी है वो आप लोगों को करवा दी जाएगी, जिससे कि आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। साथ ही अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस पे। इसके साथ ही बहुत ही जल्दी आप लोगों को एक वीडियो और मिलेगा जिसमें आप लोगों को ये बताया जाएगा कि आप लोगों की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, आप किस तरीके से अपनी तैयारी करिए जिससे कम समय में भी आप बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकें। साथ ही हम लोग बात करेंगे कि किन किन बुक के माध्यम से आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं, यानी कि आप लोग सेल्फ स्टडी किन बुक के माध्यम से कर सकते हैं, कौन कौन सी जो पुस्तकें हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट में किसकी आप लोग पुस्तक ले सकते हैं जिससे कि आप अपनी अच्छी से तैयारी कर सकें। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पेपर फर्स्ट की, यानी कि प्राथमिक स्तर की, कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए। सबसे पहले बात करें अगर CDP यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, इसमें से आपके 30 प्रश्न हैं वो आते हैं 30 नंबर के। देखिए, यूपी टेट में क्या होता है, प्रत्येक सब्जेक्ट से या प्रत्येक पोर्शन से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके 30 नंबर के होते हैं। टोटल आप लोगों के 5 सब्जेक्ट रहते हैं, तो इस तरीके से आपका टोटल जो हो जाता है वो 150 हो जाता है। 150 नंबर का जो है वो क्वेश्चन पेपर रहता है यूपी टेट में। प्रत्येक सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, इसको भी ध्यान रखिए। अब देखिए, बाल विकास की बात करें, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, तो बाल विकास में जो भी टॉपिक है वो देखिए आपके सामने है। बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मकता क्षमता का विकास। इसमें जो आप लोगों का सबसे ज़्यादा क्या है, जो इसकी अवस्थाएं हैं, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आप लोग जानते हैं कि बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या संवेगात्मक हो। इसके साथ ही जो सृजनात्मकता रहता है और सृजनात्मक क्षमता का विकास, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो ये दो टॉपिक हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है कि बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें वंशानुक्रम एवं वातावरण, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आप मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन वंशानुक्रम एवं वातावरण से हर हाल में पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। तो वंशानुक्रम वातावरण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में देखिए नीचे क्या है, सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, इसमें अधिगम बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिगम से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाते हैं। साथ ही इससे संबंधित जो भी कथन है, परिभाषाएं हैं कि किसकी कौन सी परिभाषा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे लिखा हुआ है कि अधिगम के नियम, जिसमें थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तक कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का जो रहता है, स्किनर का रहता है क्रिया प्रसूत, कोहलर का रहता है, फिर उसके बाद जीन पियाजे जो है, उसके बाद में आपका वाइगोस्की है, सिद्धांत सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकाश सीखने पढ़ाई का अर्थ और कारण एवं निराकरण।
ये सारे ही टॉपिक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका है वो जीन पियाजे एवं वाइगोत्स्की है, जिसमें आपका 1 से लेकर 2 क्वेश्चन हर हाल में रहता है। या तो वो आपका जीन पियाजे से संबंधित होगा, या तो वो आपका जो है वो वाइगोत्स्की से संबंधित होगा। इसके साथ ही व्यवहारवाद के जो 3 थिंकर हैं, थॉर्नडाइक, स्किनर और इसके साथ में आपका जो पॉलाव, इन तीनों थिंकर में से किसी एक थिंकर का क्वेश्चन हर हाल में आता ही है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो वक्त और पठार बनते हैं, इससे भी एक क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद में देखिए शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ। इसमें शिक्षण का अर्थ व उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षा के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियाँ, शिक्षण की नवीन विधियाँ, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। इसमें जो आपके शिक्षण के सूत्र और आधारभूत कौशल हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन बनता है, तो इसको ध्यान रखिए। नीचे आता है आपका समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। तो इसमें जो भी टॉपिक दिए हुए हैं, इसमें समावेशी शिक्षा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग जानते हैं कि एनसीएफ में समावेशी शिक्षा की बात की गई है, तो इसीलिए एनसीएफ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जिसमें आपका समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन 2-3 हर हाल में पूछे ही जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक जो इसमें दिए हुए हैं। इसके बाद में आप मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, ये सब चीज़ें हैं, संस्थाएं हैं, पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर स्थित हैं, इनकी नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये चीज़ कहाँ पर स्थित है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन के निकलता है। इसके बाद में अधिगम और अध्यापन, इसमें कुछ टॉपिक दिए हुए हैं। ये सारी चीज़ें आप डिटेल में देख सकते हैं। ये जो पूरी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग जाकर के वहाँ से इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इस सिलेबस को डिटेल में देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। इसके बाद में भाषा 1 की बात करते हैं, जो कि आपका हिंदी रहता है। इसके भी 30 क्वेश्चन रहते हैं, 30 नंबर के रहते हैं। इसमें क्या है, अपठित अनुच्छेद है, हिंदी वर्णमाला, वर्णों के मेल से मात्रिक एवं अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी की सभी ध्वनियाँ, पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से सा। तो ये जो ध्वनियाँ हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक ध्वनि आपको दे दी जाएगी कि और पूछ लिया जाएगा कि इस ध्वनि का उच्चारण स्थल कौन सा है। तो इस तरीके की ध्वनियाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक ध्वनि का आप उच्चारण स्थल जरूर देख के जाइए कि इसका उच्चारण कहाँ से होता है। जैसे तालु होता है, मूर्धन होता है, तालव्य होता है, ओष्ठ होता है, तो ये सब देख के जाइए कि किसका उच्चारण कहाँ से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी भाषा की सभी ध्वनियाँ, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका अयोग बहा, जिसमें आपका अनुस्वार, अनुनासिक और चंद्र बिंदु में अंतर जरूर आता है। पूछ लिया जाता है ये जो है सिंबल है या ये जो आपकी ध्वनि है ये किस चीज़ की है, ये अनुनासिक है या अनुस्वार है, इस तरीके से आ जाएगा। पूछ लिया जाएगा ये किससे संबंधित, ये अनुस्वार है या अनुनासिक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है हिंदी में। इसके बाद संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्ह तथा अल्पविराम, अर्धविराम, इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है। एक वाक्य दे दिया जाएगा और इसमें पूछा जाएगा कि इसमें किस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएंगे, या फिर 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और इस 4 ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा कि किस वाक्य में गलत जो विराम चिन्ह है उसका प्रयोग किया गया है या किस वाक्य में शुद्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो जो विराम चिन्ह है उनको ध्यान से देख के जाइएगा किसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। उसके बाद आप लोग जानते हैं कोई भी एग्जाम हो इसमें आपका विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, ये शब्द का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। विलोम जरूर आते हैं, कोई भी क्वेश्चन है इसमें आपका 1 से 2 विलोम जरूर रहेंगे, उसी के साथ ही समानार्थी भी रहेंगे। इसके बाद में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन के निकलते हैं वो आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण से निकल के आते हैं। भेद पूछ लिए जाते हैं, एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि ये किसका मतलब ये किस चीज़ का भेद है, या इसमें कौन सा सर्वनाम है या कौन सी संज्ञा है या कौन सा विशेषण है। तो सबके भेद अलग अलग दिए हुए हैं, इनको आपको डिटेल में पढ़ना होगा। इसके बाद में लिंग, काल एवं वचन, इससे भी क्वेश्चन आता है हर हाल में। लिंग के इसमें क्या लिंग है, इसमें कौन सा काल है, इसमें कौन सा वचन है। इसके बाद में प्रत्यय, उपसर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तत्सम, तद्भव, देशज, फिर लोकोक्ति एवं मुहावरे। उसके बाद संधियां हैं जो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें स्वर संधि में आप लोग जानते हैं कौन कौन से भेद हैं, तो इन सबको डिटेल में देख के जाइएगा। संधि का एक क्वेश्चन हर हाल में पूछा ही जाता है। इसके बाद में वाच्य हैं जिससे एक क्वेश्चन जरूर ही आता है। कवियों एवं उनकी जो रचनाएं हैं, कवि, लेखक, इससे भी आपका एक क्वेश्चन हर हाल में आता है, चाहे वो कवि का हो चाहे लेखक का हो, किसी भी एक रचना को दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि किस कवि या किस लेखक की हैं। तो इस तरीके से आपके ये जो क्वेश्चन थे वो भाषा के थे। इसके बाद में भाषा विकास का अध्यापन, इसमें अधिगम और अर्जन,
भाषा अध्यापन के सिद्धांत, इस तरीके से टॉपिक दिए हुए हैं जिनको आप लोग डिटेल में पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके बाद में सेकेंड भाषा जो है वो आपकी इंग्लिश है, जिसमें अनसीन पैसेज होगा, सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट होगा, काइंड्स ऑफ सेंटेंस होगा। तो इससे क्वेश्चन जरूर बन के निकलता है। इसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच का एक क्वेश्चन जरूर रहता है, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो इससे भी आपका एक क्वेश्चन हर हाल में आता है इंग्लिश में। तो ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद में देखिए तो प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, जिसमें प्रीपोजिशन और कंजक्शन से एक क्वेश्चन जरूर रहता है, चाहे वो आपका प्रीपोजिशन का हो या फिर कंजक्शन का हो। इसके बाद टेंस रहते हैं, जो आप जानते हैं 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आर्टिकल्स होते हैं, प्रोनाउंसिएशन होते हैं, वर्ड फॉर्मेशन होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं। जेंडर वगैरह ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेंडर जिसमें है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी एक जेंडर को दे दिया जाएगा, इसका पूछ लिया जाएगा मैस्कुलिन जेंडर क्या है, या किसी भी जेंडर को दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसमें किस जेंडर का यूज किया गया है। तो इस तरीके से इंग्लिश में भी ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका उर्दू का है, उर्दू में आप देख सकते हैं कौन कौन से जो विषय वस्तु हैं, क्या क्या इंडेक्स में दिया हुआ, जैसे कि अपठित अनुच्छेद है, जवान की फनी महारतों की मालूमात, इस तरीके के जो भी टॉपिक हैं उर्दू के वो देख लीजिए। फिर इसके बाद आता है आप लोगों का संस्कृत सब्जेक्ट, जिसमें भी एक अनुच्छेद रहता है, संज्ञाएं रहती हैं, अकारांत, आकारांत, इकारांत, स्त्रीलिंग, उकारांत, पुल्लिंग। तो इस तरीके से संस्कृत का सिलेबस पूरा दिया हुआ है कि घर परिवार परिवेश पशु पक्षियों घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत के नाम एवं परिचय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से बनते ही हैं। इसके बाद में क्रियाएं हैं और शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग है। उसके बाद में आप लोग नीचे सब देख सकते हैं, अव्यय वगैरह हैं, संधियाँ हैं। संधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी संधि से एक क्वेश्चन जरूर रहता है, उसी तरीके से संस्कृत में 1 से 2 क्वेश्चन जो हैं वो जरूर पूछे जाते हैं संधि में। संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये है फ़र्क कि संस्कृत में थोड़ा डीप पूछ लिया जाता है, हिंदी में इतना डीपली नहीं पूछते हैं। कभी कभी तो डायरेक्ट आ जाता है कि स्वर संधि का है, व्यंजन संधि का है, और कभी कभी जो स्वर संधि है उसके भेद से पूछा जाएगा कि कौन सा इसमें संधि का यूज किया गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। फिर बाल विकास का अध्यापन में आता है, अधिगम और अर्जन, सब में क्वेश्चन एक कॉमन रहता है। फिर भाषा अध्यापन के सिद्धांत, इस तरीके से आप लोगों का भाषा विकास एवं अध्यापन में टॉपिक दिए हुए हैं। फिर गणित की बात करते तो गणित में संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़ है, घटा गुणा भाग है, लघुत्तम है यानी कि एचसीएफ है, एलसीएम है, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा एवं भाग है, दशमलव है, एक नियम है, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति, फिर धन जिसमें रुपया पैसा है, मापन है, परिमिति है और कैलेंडर है। ये सारी चीज़ें आपकी मैथ्स में टॉपिक हैं। आप देख सकते हैं आयतन, क्षेत्रफल और आंकड़े का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण, इस तरीके से जो टॉपिक हैं वो मैथ्स में दिए हुए हैं। मैथ्स में भी जो है वो अध्यापन संबंधी मुद्दे आते हैं, जिसमें गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, पाठचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, इस तरीके से टॉपिक जो हैं वो पूछे जाएंगे टेट में। फिर पर्यावरण की बात करते हैं, पर्यावरण अध्ययन, इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें आपको विज्ञान भी पढ़ना है, इतिहास भी पढ़ना है, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण, इन सभी जो सब्जेक्ट हैं इनको मिलाकर के कुल 30 नंबर का जो क्वेश्चन 30 जो क्वेश्चन है वो आते हैं 30 नंबर के, जिसमें आपके इतने सब्जेक्ट इन्वॉल्व हैं। इसमें ये नहीं करना है आपको कि पूरी साइंस पढ़नी है, पूरी हिस्ट्री या पूरी ज्योग्राफी पढ़नी है, जो मेन टॉपिक है उनको पढ़ना है। तो इसीलिए जो आपका पर्यावरण अध्ययन है उसके लिए सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक से पूछा जाएगा, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये नहीं कि आप पूरी हिस्ट्री पढ़ डालिए, पूरी ज्योग्राफी पढ़ डालिए, जो भी टॉपिक इसमें दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही अपनी पढ़ाई करिए। जैसे कि विषय वस्तु में परिवार, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल है, यातायात एवं संचार, खेल, खेल भावना, भारत जिसमें नदियाँ, पर्वत, पठार एवं यातायात, महाद्वीपीय महासागर। तो ध्यान रखिएगा अगर ज्योग्राफी की बात की जा रही है तो उसमें आपकी इंडियन ही आएगी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी नहीं आएगी। इंडियन में क्या क्या, तो नदियाँ हो गई, पर्वत हो गए, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। हमारा प्रदेश, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, हमारा प्रदेश यानी कि यूपी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आएंगी। संविधान आ जाएगा। इसके बाद शासन व्यवस्था आएगी, जिसमें आपकी स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, ये सब इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको ग्राम पंचायत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से जाइए, ग्राम पंचायत से क्वेश्चन हर हाल में आता ही है। ग्राम पंचायत एक ऐसा टॉपिक है जो ना सिर्फ यूपी टेट बल्कि जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है यूपी के एग्जाम के लिए। तो ग्राम पंचायत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद पर्यावरण, जिसमें पर्यावरण में आवश्यकता हो गए, महत्व, उपयोगिता, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। फिर अध्यापन संबंधी मुद्दे हैं,
जिसमें कि आपका पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति है, पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व है, पर्यावरणीय अध्ययन, पर्यावरणीय शिक्षा, इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, टॉपिक आएंगे। प्रयोग, चर्चा, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षा सामग्री और उपकरण। तो इसमें आपको सतत व्यापक मूल्यांकन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा। इसके बाद में देखिए पेपर सेकेंड है जो कि आपको उच्च प्राथमिक स्तर का है, जो कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक का है। इसमें भी आपका CDP यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा विधियों के 30 प्रश्न आएंगे। बाल विकास में कौन कौन से टॉपिक हैं तो देख लीजिए। बाल विकास का अर्थ, आवश्यकताएं, क्षेत्र, बाल विकास की आवश्यकताएं, शारीरिक विकास, जो कि हमने आपको जो पेपर फर्स्ट है उसमें भी जो चीज़ कॉमन है, जो टॉपिक वही टॉपिक इसमें भी दिए हुए हैं सेकेंड पेपर के लिए। उसके बाद में सेकेंड नंबर पे जो पॉइंट है कि बाल विकास के आधार, ये भी आपका पेपर फर्स्ट में दिया हुआ है। सेम टू सेम ये आपका जितना भी सिलेबस है ये आपका लेवल फर्स्ट की तरह ही है। जो चीज़ उसमें पूछी जाएंगी वही चीज़ें इसमें भी पूछी जाएंगी। इसके बाद में सीखने का अर्थ और सिद्धांत में भी वही सब टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं प्याजे हैं, बाइगोस्की हैं, ये सभी हैं वो आपको लेवल फर्स्ट में भी तैयार करने हैं। तो इसलिए इसमें कुछ अलग से तैयारी नहीं करनी, CDP लगभग सारी ही वही रहती है, सारे टॉपिक फर्स्ट पेपर की तरह ही रहते हैं। इसके बाद में आप शिक्षा विधियाँ देख लीजिए, समावेशी शिक्षा निर्देश एवं परामर्श देखिए। इसके बाद में भाषा फर्स्ट है आपका जो कि हिंदी है, जिसमें 30 प्रश्न रहेंगे 30 नंबर के। इसमें आपका अपठित अनुच्छेद है, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण, क्रिया, वाच्य, हिंदी भाषा की समझ, ध्वनियाँ हैं, वर्णक्रम है, अव्यय है, अनुस्वार, अनुनासिक है, राग के विभिन्न रूपों का प्रयोग है। जैसे कि आप लोग जानते हैं रेफ कहाँ पे लगता है, या ये जो नीचे लगता है ये कहाँ लगता है, ये लगता है जो ऊपर की तरफ लगता है वो कैसे लगता है, या फिर हम लोग जैसे ग्रह लिखते हैं तो पूछ लिया जाएगा ग्रह किस तरीके से सही लिखा है, ये सही लिखा है या फिर ये लिखा हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद में वाक्य निर्माण हो गया, विराम चिन्ह हो गया। तो ये भी लगभग सिलेबस आपका जो है वो फर्स्ट पेपर की तरह ही है। इसके बाद में भाषा विकास का अध्ययन, उसमें भी वही सारे टॉपिक हैं जो कि आपको लेवल फर्स्ट में तैयार करने हैं। सेकेंड की में इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में भी लगभग सारी चीज़ें वैसी ही हैं जैसे कि आप लोग लेवल फर्स्ट में तैयार करेंगे फर्स्ट पेपर के लिए। बस इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा डिटेल में पूछी गई है, जैसे प्रिपोजिशन एंड इट्स काइंड्स, उसमें खाली प्रिपोजिशन कंजक्शन था, इसमें काइंड्स की भी बात की गई है। तो थोड़ा सा डिटेल में इसका पूछा जाएगा कि लेवल थोड़ा सा हार्ड रहता है सेकेंड पेपर का। इसके बाद में उर्दू में देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक हैं। फिर संस्कृत आ गई, संस्कृत में भी लगभग वही सारे टॉपिक हैं, अव्यय, समास, लिंग, उपसर्ग, पर्यायवचन, अलंकार, प्रत्ययवाच्य, संज्ञाएं हैं। फिर इसके बाद में अकारांत, इकारांत, उकारांत, उससे संबंधित जो भी नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है वो सब क्वेश्चंस आते हैं, सर्वनाम, विशेषण, धातु हैं। इसी बात में भाषा विकास एवं अध्यापन में इसमें जो है आपका चाहे वो लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश या फिर आपका संस्कृत, इन सब में जो आपका भाषा विकास का अध्यापन है उसमें टॉपिक सेम है। यही टॉपिक आपको हिंदी में मिलेंगे, यही आपको इंग्लिश में मिलेंगे और यही आपको संस्कृत में मिलेंगे। तो ये चीज़ें ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप किसी एक भी सब्जेक्ट में इसकी तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें आपका क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चन जो भी आएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मैथ्स की बात करी जाए तो प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, कोष्टक, वर्गमूल है, घनमूल है, सर्वसमीकाएं हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जो भी सिलेबस है ये सब देख लीजिए आप, पूरी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके बाद आपका सामाजिक अध्ययन आ गया जो कि 60 प्रश्न का रहता है। अब देखिए जो भी बच्चा SST करता है या SST चूज करता है सेकेंड पेपर के लिए, उसको 60 प्रश्न मिलते हैं SST से संबंधित। जो भी बच्चा मैथ्स और साइंस को चूज करता है उसको 60 क्वेश्चन जो हैं वो मैथ्स और साइंस के मिलते हैं। तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, जो भी आपने चॉइस फिल की है अपने फॉर्म को भरते समय, तो उसी चॉइस के अकॉर्डिंग आप लोगों को अपना जो ओमआर है उसको फिल करना पड़ेगा, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। जिस बच्चे ने SST लिया है उसको SST के 60 प्रश्न मिलेंगे 60 नंबर के। तो सामाजिक अध्ययन वाले यानी कि SST वालों के लिए क्या क्या सिलेबस में क्या क्या टॉपिक हैं वो देख लीजिए। इतिहास में आपके ये सारे टॉपिक दिए रहेंगे, इतिहास जानने के स्रोत, पाषाणकालीन, ताम्रकालीन, ताम्र, पाषाणिक, सांस्कृतिक, वैदिक संस्कृति, भारत के प्रारंभिक राज्य, ये सारे टॉपिक जो हैं वो रहेंगे इतिहास में। फिर नागरिक शास्त्र में ये सारे टॉपिक रहेंगे, हमारा संविधान, यातायात सुरक्षा, हम और हमारा समाज, इस तरीके से सारे टॉपिक जो हैं। भूगोल में देखिए तो भूगोल में सौरमंडल में पृथ्वी, मानचित्र है, विश्व में भारत। देखिए
जो आप लोगों का फर्स्ट पेपर में जो आप लोगों का पर्यावरण में जो जो ज्योग्राफी पूछी गई थी वो आपकी खाली इंडियन थी, ठीक है, उसमें आपको वर्ड की नहीं पढ़नी है। लेकिन अगर आप लोगों ने लेवल सेकंड का भी फॉर्म डाला है यानी कि जूनियर का भी फॉर्म डाला है तो उसमें एसएसटी में आपकी इंडियन के साथ साथ वर्ड की भी आएगी। तो इसको ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों ने सेकंड पेपर का फॉर्म भी फिल करेंगे और उसमें अगर एसएसटी चूज किया तो आप लोगों को इंडियन के साथ साथ वर्ड की ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी। उसमें क्या क्या टॉपिक हैं तो देख लीजिए। विश्व में भारत का भौतिक स्वरूप, मृदा है, वनस्पति हैं, ये सारे टॉपिक रहेंगे। पर्यावरण अध्ययन में आपको पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन एवं उनकी उपयोगिता, ये सारी चीज़ें रहेंगी। फिर गृह शिल्प है, गृह विज्ञान में जो लोगों ने चूज किया है उनके लिए ये सारी चीज़ें रहेंगी। शारीरिक शिक्षा में ये टॉपिक हैं, संगीत में है, फिर उद्यान विज्ञान एवं फल संरक्षण है। उसके बाद में ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं, पूछताछ, अनुभवजन्य साक्ष्य, प्रोजेक्ट कार्य, मूल्यांकन। और देखिए सबसे नीचे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा। टिप्पणी में लिखा हुआ है कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की विस्तृत पाठचर्या के लिए कृपया बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों का अवलोकन करें। यानी कि आप लोग इससे अपनी तैयारी करिए। अगर बाई चांस आप किसी भी क्वेश्चन पर आपत्ति करते हैं तो वो आपका इससे बेसिक होना चाहिए, इससे बेस होना चाहिए। यानी कि आप लोग अपना जो बेसिक शिक्षा परिषद में जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित ही आंसर बताइए, तभी आप लोगों का जो आंसर है वो सही माना जाएगा, अदर किसी बुक का नहीं माना जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हम लोगों का पूरा सिलेबस जिसको हम लोगों ने देख लिया है। बाकी सिलेबस को डिटेल में देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। आप लोग जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर आपको इसकी जो PDF है पूरी मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड करके उसको डिटेल में देख सकते हैं। साथ ही जितना भी सिलेबस हमें बताया गया, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत आ रही है तैयारी करने में तो आप कमेंट करिए। आपको जिस भी सब्जेक्ट से संबंधित जो भी समस्या है उसका पूरा निवारण किया जाएगा। उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी आप लोगों को तैयारी करा दी जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे आगे आने वाली जो भी अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।